जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, वो किन्हीं भी दो डाइपोलर मॉलिक्यूल के बीच में काम कर सकता है। यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन पे डाइपोल्स हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, उनमें इस तरह का इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, HCl पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। HCl एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से जब दूसरा HCl मॉलिक्यूल आएगा तो वो अपने आप को इस तरह से अलाइन करेगा कि उसका अपोजिट एंड दूसरे मॉलिक्यूल के अपोजिट एंड को फेस करेगा। मतलब इसका Cl नेगेटिव है तो इसका ये H पॉजिटिव इसको फेस करेगा। तो ये जो दो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में वर्क करने वाला जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। जैसे वाटर है, अमोनिया है, आपका HF है, HBr है, जैसे एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इसमें आप देखेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ये इस O पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये एसीटोन है आपके सामने। CH3CN है, मिथाइल साइनाइड। बच्चों को दिक्कत यहीं पर आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। तो ये आपको सीखना होगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और कोवलेंट बॉन्ड होगा और ज्योमेट्री लीनियर ना हो या इस तरह की ना हो जिससे कि डाइपोल कैंसिल हो रहे हो, तो उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। या इस बात का ध्यान रखेंगे, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। यहाँ पे आपको गुमराह किया जा सकता है क्योंकि इन तीनों में क्या रहेगा, H बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शंस हैं उनका एक स्पेशल क्लास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम वान डर वाल फोर्स में काउंट नहीं करते। बात समझ में आई? दे आर नॉट वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल तीन टाइप के, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और तीसरा लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये अगर ये आपके पास एग्जांपल आते हैं HBr के बीच में कौन सा इंटरेक्शन काम करेगा, तो आप बताएंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेंगे। यानी कि आपको ये ढूंढना है कि पोलर मॉलिक्यूल अगर आपस में कोई हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे कौन से करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें ये जानना जरूरी है कि इस तरह का इंटरेक्शन किन स्पीशीज के बीच में काम करेगा। तो किसके बीच में काम करेगा, एक स्पीशीज तो पोलर और दूसरी कौन हो, नॉन पोलर। पोलर में मैंने आपको ये सब बताए, नॉन पोलर में बताता हूँ आपको। देखिए जितनी भी नोबल गैसेज हैं दे ऑल आर नॉन पोलर। बेंजीन नॉन पोलर, अदर हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, like toluene, like carbon tetrachloride, like CO2, जिनकी भी ज्योमेट्री रेगुलर है वो सब नॉन पोलर है। like BF3, इन सबके जो डाइपोल मोमेंट है जीरो है, वो सब कैसे हैं, नॉन पोलर है। तो पोलर, एक स्पीशीज पोलर हो और दूसरी कैसी हो, नॉन पोलर। तो देखिए कैसे ये इंटरेक्शन काम करता है उसको मैं बताता हूँ। ये हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, देखिए मान लीजिए HCl है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये हमारे पास कोई नॉन पोलर स्पीशीज है। ये नॉन पोलर कोई मॉलिक्यूल है। ये नॉन पोलर इसलिए है अभी
क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल है, ना तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना कम है। बट when this dipolar molecule like HCl approaches to this non-polar molecule due to the more repulsion, देखो इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे लगातार, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन जब ये HCl का Cl नेगेटिव वाला एंड इसको अप्रोच करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर उन पर रिपल्शन लगेगा। एंड टू मिनिमाइज द रिपल्शन most of the electrons get collected on one side surface of the molecule। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड will be transferred to one side of the surface। ऐसा नहीं सब रहेंगे, कुछ रहेंगे भी इधर, लेकिन ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा कि ये सरफेस पार्शियल नेगेटिव और ये सरफेस जो अपोजिट सरफेस है कंपैरेटिवली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगी। यानी कि इस डाइपोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर डाइपोल इंड्यूस कर दिया। पहले नहीं था, पहले यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वो सिमेट्रिकल था, लेकिन जब ये इसको अप्रोच करेगा, मान लीजिए इसका नेगेटिव एंड अप्रोच कर रहा है, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दे गेट कलेक्टेड एट वन साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा हो गई, कंपैरेटिवली इधर कम हो गई, तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस विल बी डेवलप और ये जो मॉलिक्यूल है इस पर डाइपोल इंड्यूस हो गया। एंड जैसा यहाँ पे अब काम कर रहा था अट्रैक्शन फोर्स, वैसे अपोजिट एंड के बीच में यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इंटरेक्शन है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टाइप है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वर्क करता है। तीसरा जो टाइप है दैट इज लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। और इन्हीं को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स, तो ये किसके बीच में काम करेगा, ये काम करेगा अगर दो नॉन पोलर स्पीशीज हैं, दोनों ही नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है दोनों पर किसी तरह का कोई भी चार्ज ना हो, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, BCl3 है, CH4 है, सब नॉन पोलर जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई। तो हुआ क्या, जब हम इन गैसेज पर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से लाइक नोबल गैसेज मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इंस्टेंटेनियसली अपने आप for a very small fraction of time the distribution of charge get disturbed on the non-polar molecule। अपने आप इंस्टेंटेनियसली अचानक से इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरफ देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और जो दूसरी सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इस तरह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है वो अपने आप डेवलप हो जाते हैं फॉर ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ये बात वान डेर वाल ने गैसेस को लिक्विफाई होने की वजह से एक्सप्लेन की। एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, which says there is no force of attraction between gaseous molecules। यानी कि गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो अगर ये बात सही होती तो गैसेस को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। हम जब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करते हैं तो गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि गैसेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड वाटर। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, तभी तो गैसेस
लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है वो वान डर वाल ने इन लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस की हेल्प से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जब हम हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन पे एक्सर्ट करते हैं फॉर ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, दैट गेट डिस्टर्ब, और इसी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन पे इंस्टेंटेनियसली डाइपोल्स डेवलप हो जाते हैं, और जब डाइपोल्स डेवलप हो गए अपोजिट चार्जेस आ गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीकेस्ट टाइप के इंटरेक्शंस हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में काम कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दे दें व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीकेस्ट टाइप, तो डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जिक्र किया था कि भाई अगर आयन डाइपोल इंटरेक्शन की आप बात करते हैं तो वो वान डर वाल का टाइप नहीं है। वान डर वाल के टाइप केवल 3 है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस या इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल से बोल दिया करते हैं। तो एक जो इंटरेक्शन की बात कर रहे थे कि साहब आयन डाइपोल भी जो है वो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप नहीं है। तो क्या है आयन डाइपोल, इसको मैं बताता हूँ। देखो आपको, अगर आपने NaCl को, पहले तो ये समझिए किसके बीच में काम करेगा, एक आयन होना चाहिए और एक डाइपोलर मॉलिक्यूल, साफ साफ पता चल रहा है। तो अगर आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये आयनाइज हो जाता है, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस की फॉर्म में। और ये जो आयन है Na पॉजिटिव, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से सराउंड कर लेते हैं, जो कि पोलर है ना, वाटर तो पोलर, मैंने आपको बताया पहले। ये आयन और ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, डाइपोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, लेकिन वाटर का नेगेटिव एंड O नेगेटिव फेस करेगा Na पॉजिटिव को, और इसमें जो इंटरेक्शन डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। इसी तरह से जो Cl नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड करेंगे कि वाटर का जो अपोजिट एंड है, Cl पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो वाटर का जो H पॉजिटिव एंड है वो इसको फेस करेगा। ये तो मैं आपको कम मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है कैसा है, आयन और डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये आपका वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टाइप नहीं है, आयन डाइपोल। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व तब हो सकता है जब, कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व तब हो सकता है जब उसके लिए लैटिस एंथैल्पी की जो रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हो रही है उससे कम हो। ये जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे दो काम होंगे, पहला ये NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव G और Cl नेगेटिव G में, जिसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी क्या कहलाएगी, लैटिस एंथैल्पी। और दूसरा ये Na पॉजिटिव G और Cl नेगेटिव G जब ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप करेंगे तो ये Na पॉजिटिव एक्वस की फॉर्म में Cl नेगेटिव एक्वस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। ये रिलीज हो रही है, ये एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो रिलीज होने वाली एनर्जी का अमाउंट जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा होगा तभी कोई भी सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। क्वेश्चन आ जाता है, अ पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड विल बी सॉल्युबल इन वाटर, कंडीशन दे दी, व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन द लैटिस एंथैल्पी।
तो ये ऑप्शन ठीक होगा। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस फिजिबल या होगा तब होगा जब टोटल एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है NaCl के डिसोल्यूशन का, उसमें दो स्टेप है, एक तो लैटिस एंथैल्पी और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो लैटिस एंथैल्पी है ये तो होगी एंडोथर्मिक पॉजिटिव, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो कैसा होगा, नेगेटिव रिलीज होगी ना। तो अगर इन दोनों का सम नेगेटिव आएगा तभी प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, पीएसएबल होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई आयनिक सॉलिड सॉल्युबल है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड है that is more than the lattice enthalpy required for breaking of NaCl। तो ये बात है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है ये आपको समझना है। मैं इसके लिए क्लास 12 का एक एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं। देखिए, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे बस आपको यही सॉर्ट आउट करना है कि पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, बाकी तो फिर आप कर ही लेंगे। जरा कोई बच्चा बताए, एन हेक्सेन कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, ये हाइड्रोकार्बन है, बोलो। जितने भी हाइड्रोकार्बन है सब कैसे हैं, नॉन पोलर। ऐसे ही एन ऑक्टेन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर। किस टाइप का इंटरेक्शन काम करेगा, डिस्पर्जन करेगा। वेरी गुड। अभी बताया, डिस्पर्जन फोर्स वर्क्स इन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। या इसकी जगह लंदन फोर्सेस भी लिख सकते हो, या इसकी जगह इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स भी लिख सकते हो, या इसकी जगह वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो। कोई बुरा नहीं मानेगा, देगा नंबर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कई टाइप के हो सकते हैं। अगर बच्चा ये बता रहा है कि वान डर वाल है तो भाई बच्चे ने पढ़ा हुआ तो है ही। चलिए दूसरा देखिए, I2 और CCl4। I2 कैसा है, नॉन पोलर। CCl4 मैंने अभी आपको बताया था वो भी कैसा है, नॉन पोलर। अब आप ये नहीं कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बता दिया है, जिनकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी वो सब नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH4, और मैंने एग्जाम्पल लिख के भी दिखा दिया आपको। तो कौन सा लगेगा, डिस्पर्सन। NaClO4 में देखो ये तो बनेंगे आयंस दो, Na पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। और वाटर कैसा है, पोलर। जरा बोले, हाँ यस, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो सबसे लास्ट में पढ़ाया, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ वान डर वाल फोर्सेस। कई बार क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ वान डर वाल फोर्सेस। तो ये वाला आयन डाइपोल इज नॉट अ टाइप ऑफ वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मिथेनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल है आपका पोलर, एसीटोन भी कैसा है, पोलर। आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एसीटोन का जो O है और मिथेनॉल का जो H है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे डाइपोल डाइपोल भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, और अगर H बॉन्डिंग लिखेंगे तो वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक स्पेशल क्लास तो है H बॉन्डिंग, लेकिन वान डर वाल फोर्स नहीं मानेंगे इसे। इसे अभी को अलग कैटेगरी में रखा है, नो डाउट ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का स्पेशल टाइप है, लेकिन इसे वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल मैं आपको बताया था अभी ये पोलर है, एसीटोन। अब अंग्रेज ऊपर लिखा नहीं है, ये पोलर, पोलर है ये। कौन सा रहेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कौन सा रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये क्लास 12 का 2.23 प्रॉब्लम है, जिसे क्लास 12 में कोई टीचर ना तो पढ़ाता है ना ही कराता है, क्योंकि बाकी चीजें बहुत है करने के लिए। अगर कोई सब्सटेंस
रूम टेम्परेचर या ऐसा बोले, अगर किसी सब्सटेंस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही वीक टाइप के हैं और उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो एक दूसरे के पास नहीं रुकेंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और कौन सी फेज में किस करेंगे, गैसेस स्टेट में। और किसी सब्सटेंस में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप के हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जीज या थर्मल एनर्जीज बहुत लो है, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और वो सब्सटेंस है जिसमें थर्मल एनर्जी सॉलिड और गैसेस के इंटरमीडिएट हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और गैसेस के इंटरमीडिएट हो, वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेम टू फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, तो वो दो रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और दूसरा थर्मल एनर्जीज या काइनेटिक एनर्जीज। एक ही बात है, वो सब्सटेंस जिनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। वो सब्सटेंसेस जिनकी थर्मल एनर्जीज बहुत लो हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप के हो, वो सॉलिड में एग्जिस्ट। और जिनमें सॉलिड और गैसेस के इंटरमीडिएट होंगी दोनों चीजें, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। अब हम टोटली गैसेस स्टेट के बारे में बात करेंगे। अगर अपनी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो देयर आर ओनली 11 एलिमेंट। जिस क्लास में आप पढ़ते हो 11th में, उतने ही एलिमेंट गैसेस स्टेट में है। यानी कि क्लास 11 का बच्चा ये मान के चल रहा मैं भी गैसेस स्टेट में हूँ, वो घर पे टिकता ही नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो देखें कौन कौन से एलिमेंट गैसेस स्टेट में, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, N2 की फॉर्म में O2, F2, Cl2, ये सब गैसेस हैं। और जितने भी नोबेल स्पीशीज हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये सब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। जबकि बाकी ये 5 जो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये डायटॉमिक की फॉर्म में रहते हैं। H2, N2, O2, O2, O3 की फॉर्म में भी रहता है ऑक्सीजन, F2, Cl2। तो ये आपकी टोटल 11 गैसेस हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में हैं। ठीक है, गैसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये आप सबको मालूम है। पहले आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा था डिफाइन गैसेस, तो आप क्या करते थे, दो सब्सटेंसेस जिनका इंडेफिनिट शेप होता है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है, वो कहलाते हैं आपके गैसेस। लेकिन आज नहीं बताएंगे, आज बताएंगे गैस स्टेट में वो सब्सटेंस रहेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, वो गैसेस स्टेट में रहेंगे। और ये जो आप बताते थे गैसेस हैव इंडेफिनिट शेप, इंडेफिनिट वॉल्यूम, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम कह रहे हैं कि टेबल सॉलिड क्यों है, तो क्योंकि इसका डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है, इसलिए ये सॉलिड है। ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गैसेस की, ये सारी बातें आपको मालूम है। मैं जल्दी से रीड कर रहा हूँ। हाईली कंप्रेसिबल, आप बलून भर लो, काफी हद तक कंप्रेस से आप कर सकते हो। एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, है ना। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड लिक्विड्स। द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड, जिस कंटेनर में रखो उसी में। These assumes volume and shape of the container. Gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical add. यानी कि अगर आपने दो गैसेस को, चार गैसेस को एक सिलेंडर में मिक्स कर दिया तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, वो आपस में टकरा टकरा के अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कल हम गैसियस लॉस के बारे में बात करेंगे, राइट।